नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। इंग्लिश की अगली क्लास में मैं यहां बात करने चल रहा हूं। आज मैं सेंटेंस के टाइप की याद करिए, मैं इसके पहले बात किया था आप लोगों से क्लॉज के बारे में। अभी क्लॉज के बारे में इसके पहले वाले ही वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज में बताया गया था कि एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और ये किसी वाक्य का एक भाग होगा। पूरा वाक्य नहीं होगा बल्कि वाक्य का एक छोटा सा भाग होगा जिसमें इसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लॉज कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्लॉज कहते हैं। तो हमने बताया था जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि सेंटेंस जो होते हैं मुख्यतः अगर कंस्ट्रक्शन के बेस पर देखा जाए, संरचना के आधार पर, तो ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, एक होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हमने कहा था इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर वर्ब देखेंगे। वर्ब में हमने देखा था फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के अनुसार बदलती रहती है। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो बदलती रहती है वह फाइनाइट वर्ब होती है। और भाई एक हमने देखा था इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब जिस पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सबको देखने के बाद अब हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि हम सेंटेंस के इन तीनों प्रकारों में भेद कर सकें, क्योंकि हमने क्लॉज के तीनों चीज़ों को पढ़ा था। कल आप लोग देखे थे ना, वहाँ पर हमने कहा था कि एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज जिसका अपना पूरा का पूरा अर्थ निकलता है जिस क्लॉज का, और जो क्लॉज पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करती है, अधूरा अर्थ होता है, वह होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। और एक क्लॉज होती है जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्या होती है, अगर प्रिंसिपल की जैसी संरचना में ही दिखाई दे तो ये प्रिंसिपल की कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर सबऑर्डिनेट की जैसी संरचना में दिखाई देगी तो ये सबऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो इन चीज़ों पर फोकस करने के बाद अब हम प्रॉपर सेंटेंस के तीनों इन टॉपिक को समझने के योग्य हो चुके हैं। जैसे हमने शुरू में ही चर्चा कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है अगर मैंने लिख दिया तो यहाँ पर देखो जो भी चीज काम को करने वाला होता है, खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना नाचना खेलना, ये सब काम होते हैं। जो काम को करने वाला होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे खाना खाने का काम राम करेगा तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के बारे में बाकी जो बातें ये कही जाती हैं, जैसे राम खाना खाता है, राम के बारे में कहा जा रहा है वो खाना खाता है, तो ये इस सब्जेक्ट के बारे में बाकी जो बात कही जा रही है ये बात, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक, तो किसी भी वाक्य के देखिए किसी भी सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट जिसे हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, अर्थात कार्य को करने वाला, डूअर। डूअर इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला होता है वह सब्जेक्ट होता है। मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का काम मैं करता है, मैं, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। तुम सब पढ़ते हो तो पढ़ने का काम कौन करता है, तुम सब, तो तुम सब सब्जेक्ट है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के बारे में बाकी जितनी बातें होती हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, इन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये बहुत सिंपल लहजे में मैं बताने की कोशिश करूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, दैट ऑनेस्ट ऑफिसर, यहाँ देखिए दैट ऑनेस्ट ऑफिसर इज डूइंग वेरी वेल इन हिज एरिया, मतलब कि दैट ऑनेस्ट ऑफिसर, वह ईमानदार अधिकारी, वह ईमानदार अधिकारी इज डूइंग कर रहा है, वेरी वेल बहुत अच्छा, इन हिज एरिया अपने एरिया में। तो अब
अब देखिए कौन अपने एरिया में बहुत अच्छा कर रहा है, वह ईमानदार अधिकारी। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, वह ईमानदार अधिकारी। तो यहाँ पर ये जो वह ईमानदार अधिकारी है, ये क्या है, काम को करने वाला है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे दिस इज सब्जेक्ट। वह ईमानदार अधिकारी जो है ये सब्जेक्ट है, और इसके बारे में कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बाद कि यह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये जो बातें उस ईमानदार अधिकारी के बारे में बाकी कही जा रही हैं, ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये कहलाएगा प्रेडिकेट। इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो ये मुख्य पार्ट होते हैं। ऐसे इस वाले में देख सकते हैं, नीचे वाले सेंटेंस में थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल मतलब हजारों लोग। गो मीन्स जाते हैं, टू प्रयागराज, प्रयागराज जाते हैं। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, टू टेक आ होली डिप एक पवित्र डुबकी लगाने, इन द गंगा, गंगा में। कह रहा है यहाँ पर कि हजारों लोग प्रत्येक वर्ष गंगा में पवित्र डुबकी लगाने जाते हैं। तो कौन डुबकी लगाने जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ पीपुल है, ये थाउजेंड्स ऑफ पीपुल हजारों लोग, ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि डुबकी लगाने यही जा रहे हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के बारे में बाकी जो बातें कही जाती हैं कि गो टू प्रयागराज, प्रयागराज जाते हैं, एवरी ईयर हर साल, टू टेक अ होली डिप इन द गंगा, गंगा में डुबकी लगाने के लिए, ये बाकी जो बातें यहाँ से यहाँ तक हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। ये मुख्य दो चीज़ों से सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस को कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमको समझना है अभी कि संरचना के आधार पर सेंटेंस क्या होता है। ये तीन तरह के होते हैं। एक हो जाता है हमारा सिंपल, जो इसे हमने देखा, दूसरा हो जाता है कंपाउंड, तीसरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स। तो आज हम सिंपल सेंटेंस की चर्चा करेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस हम पहले भी देखे थे कि हमारे पास के ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो और वो सेंटेंस समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फाइनाइट, एक ही फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब हम समझ चुके हैं जहाँ पर एक ही टेंस का प्रयोग हो और उसी में वो समाप्त हो जाए। जैसे द बॉय, वह लड़का, ये सब्जेक्ट है। हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद करता है, ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ये हेल्प्स जो है एक ऐसी वर्ब है जो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगी हुई है, और यहाँ पर कोई ना तो अलग से सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट है, यानी एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है बीइंग हंग्री, भूखा होने की वजह से, ठीक। द पुअर यानी कि वो लड़का, पिग्ड मार दिया, चुरा लिया, द मैंस पॉकेट, उस आदमी के पॉकेट को। तो भूखे होने की वजह से वह लड़का ने क्या किया, उस लड़के ने उस आदमी की पॉकेट को मार दिया, पॉकेट मार दिया। अब देखिए वह लड़का जो है ये सब्जेक्ट है और आदमी की पॉकेट मारा, ये जो है ये प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, और जब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है तो यहाँ पर वर्ब भी केवल एक ही मिलेगी जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, ये होगी फाइनाइट वर्ब। ये क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। अच्छा, तो अच्छा आप ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फाइनाइट वर्ब, चलिए ठीक है ये हो गया, लेकिन ये यहाँ पर बीइंग, ये भी तो एक वर्ब है भी। तो भाई साहब बीइंग यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, ये उस सेंटेंस में केवल लगा हुआ है। सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब लगी है वही फाइनाइट वर्ब होता है। ये तो इनफाइनाइट वर्ब होगा ना, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सेंटेंस का। हम भले टेंस बदल दें, कहते हैं द बॉय पिक्स द मैंस पॉकेट, यानी कि लड़का आदमी की पॉकेट मारता है भूख की वजह से, तब भी ये बीइंग हंग्री ही रहेगा। यहाँ पर मैं प्रेजेंट में कर दूंगा पिक को, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ही, कुल मिला के एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस आपके लिए मैं लिया हूँ टुडे। टुडे मीन्स आज, आई माने मैं, सा माने देखा। तो देखना या देखा ये क्या होती है, वर्ब होती है। आ क्राइंग चाइल्ड, एक रोता हुआ बच्चा, तो क्राई भी क्या होता है, वर्ब होता है। ऑन द वे, रास्ते में, आज मैं रास्ते में चिल्लाता हुआ बच्चा देखा, रोता हुआ बच्चा देखा। अब देखिए मैं देखा, यहाँ पर ये मैं क्या है, सब्जेक्ट है। मैं तो सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सा लगा हुआ है,
इस सब्जेक्ट के अनुसार ये जो सा लगा हुआ है, ये वाले वर्ब लगा हुआ है, यहाँ मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार ये जो सा लगा हुआ है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगता है ये फाइनाइट वर्ब होती है। उसके बाद क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, ये बच्चा क्या है, नाउन है, और बच्चा कैसा है, रोता हुआ, तो ये उसके एडजेक्टिव के रूप में लगा हुआ है। इसका सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ जो प्रेडिकेट में मेन वर्ब होती है यही फाइनाइट, तो एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये भी क्या है, सिंपल संख्या। क्राइंग, क्राइंग क्या है, ये इनफाइनाइट वर्ब है। क्राइंग क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है। अब जैसे नीचे यहाँ देखते हैं, नीचे एक सेंटेंस और हमने लिया हुआ है कि आई माने मैं, वांट टू गो जाना चाहता हूँ, फॉरेन विदेश, टू अर्न मनी पैसे कमाने। तो कमाना भी एक वर्ब है और वांट टू गो भी एक वर्ब है। देखिए मैं क्या है, सब्जेक्ट है, मैं जाना चाहता हूँ, और सब्जेक्ट के बाद बाकी जो चीज़ें यहाँ तक बच रही हैं ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही मिला। जब एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलेगा और नहीं मिलेगा समझ जाओ एक ही फाइनाइट वर्ब मिलेगी, तो ये सब्जेक्ट की जो बात रहेगी, यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, वांट टू गो, या वांटेड लगा देता, वांट यही जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है। या आई वांटेड टू गो, टेंस बदल दूंगा तो इसी वांट में परिवर्तन होगा। जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बाकी गो पर और अर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे मैंने कहा मैं पैसा कमाने विदेश जाना चाहता था, तो मैं यहाँ वांट का वांटेड कर देता, यानी टेंस बदल देता, तो जिसमें बदलाव हुआ जिस वर्ब में वही फाइनाइट हुआ। और बाकी जो वर्ब यहाँ लिखी हैं ये इनफाइनाइट हैं, ये दो तो हैं लेकिन दोनों इनफाइनाइट वर्ब हैं। तो फाइनाइट की संख्या कितनी है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। और जहाँ पर केवल वन फाइनाइट वर्ब होता है वह सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये सिंपल, ये सब काम आएंगे जब हम एसएससी, सीक्यूएसआई या सीडीएस जितने भी एग्जाम हैं उनके जब हम क्वेश्चंस उठाएंगे, एरर उठाएंगे, तब हमको समझ में आएगा। देखो अभी लग रहा होगा कि इनकी क्या जरूरत है एसएससी में, भाई जरूरत है। बिना प्रॉपर इंग्लिश के एक एक चीज को जाने हम पूरे पेपर को नहीं कर सकते हैं। उसमें पैसे जाते हैं, उसमें तमाम चीज़ें आती हैं जिनको हमको पूरा अर्थ समझ कर ही करना होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगला जो सेंटेंस है वह है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, मैं बताया था कि दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, टू फाइनाइट वर्ब। अगर मिनिमम कम से कम दो से ज़्यादा भी फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी, दो से ज़्यादा। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में दो, कम से कम दो रहेंगी। एक हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, दो फाइनाइट वर्ब होंगी। इसका मतलब कि अगर दो फाइनाइट वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होंगे। अगर दो से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हैं तो दो से ज़्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होंगे। तो यहाँ पर कम से कम, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे TWO, कम से कम दो फाइनाइट वर्ब होंगी। ठीक, एक पहली कंडीशन कि कम से कम दो फाइनाइट वर्ब होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि एक क्लॉज, अगर जहाँ पे सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा और फिर उसी में और भी सब्जेक्ट और भी प्रेडिकेट होगा, तो इसका मतलब वाक्य के छोटे छोटे भाग मिलेंगे तो वहाँ क्लॉज मिलेगा। तो एक जो होगा प्रिंसिपल क्लॉज, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और बाकी जो होंगी वह होंगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी जो होगी वो होगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब देखो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बिल्कुल उसी प्रिंसिपल क्लॉज के जैसा होगा, इसलिए उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, उसी प्रिंसिपल क्लॉज का एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो जहाँ तक क से कंपाउंड और क से कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल तो दोनों में होगा, प्रिंसिपल तो दोनों में होगा, कंपाउंड में भी कॉम्प्लेक्स में भी। तो यहाँ पर कंपाउंड में क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। जैसे इसके हम एग्जाम्पल में देखते हैं, द बॉय, दैट बॉय मतलब वह लड़का, वर्क्स हार्ड कठिन परिश्रम करता है। दैट बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स हार्ड कठिन परिश्रम करता है प्रेडिकेट हो गया,
और उसके बाद देखिए इसके बाद एंड लग गया, एंड एक कंजंक्शन है, इसका मतलब अब यहाँ से अगला वाक्य शुरू होगा। तो जहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया और प्रेडिकेट मिल गया और ये पूरा वाक्य का एक भाग मिल गया, पूरा वाक्य का एक भाग मिल गया, ये हो गया आपका क्लॉज। अब चूंकि इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, वह लड़का कठिन परिश्रम करता है, इस अर्थ में कोई कमी नहीं है, इसका अर्थ किसी पे डिपेंड नहीं है, पूरा का पूरा इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसी को हम लोग कह देंगे प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये हो गया प्रिंसिपल का। एंड माने और जहाँ पे एंड लग जाता है मतलब उसी के जैसा एक और सेंटेंस लगने वाला है। एंड ही माने वाह, ये सब्जेक्ट हो गया। गेट्स गुड मार्क्स इन एवरी ईयर, गेट्स माने प्राप्त करता है, गुड मार्क्स अच्छे अंक इन एवरी ईयर प्रत्येक सब्जेक्ट में, इन एवरी सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में, ईयर नहीं है सब्जेक्ट है। तो वह गेट्स प्राप्त करता है गुड मार्क्स अच्छे अंक इन एवरी सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट और मिला, तो ये भी क्या हो गया, वाक्य का एक भाग हो गया, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। अब चूंकि इसका भी अपना पूरा अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी अपना पूरा अर्थ है, किसी पे डिपेंड थोड़ी नहीं है, लेकिन जब एक बार एक प्रिंसिपल क्लॉज मिल गई तो अगली वाली उसी के जैसी जब हूबहू क्लॉज मिलेगी तो इस क्लॉज को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जहां पर प्रिंसिपल क्लॉज हो एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो ऐसे दूसरा वाला देखते हैं। द मैन, वह आदमी, वेंट माने गया टू फॉरेन, विदेश गया, ठीक है, वह आदमी ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो गया वो सब्जेक्ट हो गया। कहाँ गया, विदेश गया, कहाँ गया, विदेश गया, तो ये उस सब्जेक्ट के बारे में लिखा है कि ये विदेश गया, तो ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वाक्य का एक भाग है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और वाक्य का इतना एक भाग है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। फिर यहाँ पर एंड लगा, एंड कंजंक्शन है, एंड और कमाता है, अलॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन कमाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है। तो यहाँ पे मैन छिपा हुआ है, यानी सब्जेक्ट छिपा हुआ है और ये प्रेडिकेट लगा हुआ है। तो कुल मिला के ये पहली वाली क्लॉज का पूरा अर्थ निकल रहा है, वह आदमी विदेश गया, कोई दिक्कत नहीं है अर्थ में, जब कोई दिक्कत नहीं है तो मुखिया हो जाएगा, तो इसे हम लोग कह देंगे ये प्रिंसिपल हो गया भाई, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। लेकिन दूसरा वाला यहाँ एंड के बाद जब कोई लगेगा तो उसी के जैसा सेंटेंस लगा, और खूब सारा धन कमाया, तो ये भी क्या है, इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये प्रिंसिपल के बाद लगी हुई है, तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, इतना कह सकते हैं। तो जहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज हो एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो यहाँ पे जरूर ही दो फाइनाइट वर्ब होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि दो फाइनाइट वर्ब होगा, तो भाई एक प्रिंसिपल क्लॉज वाली फाइनाइट वर्ब हुई, ये जो वर्क हुआ ये भी एक फाइनाइट वर्ब हुआ, और गेट्स हुआ ये भी एक फाइनाइट वर्ब हुआ, सब्जेक्ट के बाद है। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वेंट है, एक फाइनाइट वर्ब ये है, और एंड पैसे कमाया ये भी एक फाइनाइट वर्ब है, तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई, हो गया कंपाउंड, दो फाइनाइट वर्ब हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तीसरा जो सेंटेंस है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी देखिए दो फाइनाइट वर्ब होता है, दो फाइनाइट वर्ब होगा ही, टू फाइनाइट वर्ब। और तीसरी बात ये है इसमें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये दोनों में होगा, कंपाउंड में भी कॉम्प्लेक्स में भी होगा, लेकिन बाकी जो क्लॉज होंगी भाई वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसका खुद का पूरा अर्थ नहीं होता। जैसे यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता, बार बार कह रहा हूं सामने से कोई मारा एक थप्पड़ खींच के,
अबे आगे तो बता, यदि मैं राजा होता, इसका क्या मतलब है? कुछ और बोल तो क्या करता है? इसका मतलब जो मैं यदि मैं राजा होता, ये पूरा अर्थ नहीं है, आगे और कुछ छुपा है। तो यही जो पूरा अर्थ नहीं, यही सबऑर्डिनेट है, किसी के अधीन है। सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अधीन। तो ये किसके अधीन होगा? प्रिंसिपल क्लॉज के अधीन होगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत देखते हैं, अनलेस यू माने तुम डिसिप्लिन नियमों में नहीं रहते हो, योरसेल्फ खुद को, जब तक तुम खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते हो, अनलेस माने जब तक कि, और यहाँ पे ये निगेटिव अर्थ देता है, जब तक कि तुम खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते हो, यानी कि एक सिद्धांत में नहीं रखते हो, एक नियम में, कायदे में नहीं रखते हो, एंड है पेशेंस और धैर्य नहीं रखते हो। अब देखो यहाँ पर जब तक कि, यहाँ पर एक क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, यू माने तुम, सब्जेक्ट हो गया, खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते हो प्रेडिकेट हो गया, वाक्य का एक भाग हो गया क्लॉज हो गया। इसको हम कह देंगे यहाँ तक को क्लॉज, ठीक है, ये क्लॉज हो गया। ये कैसा क्लॉज हुआ, इसका पूरा अर्थ नहीं है, अभी अधूरा अर्थ है, तो इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड माने और है पेशेंस और धैर्य नहीं रखते हो, तो ये भी एक सेंटेंस है, इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज के जैसा है, तो इसे कोऑर्डिनेट कहेंगे, लेकिन किसका? सबऑर्डिनेट का। इसी सबऑर्डिनेट के जैसा है तो सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जब तक तुम खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते हो और पेशेंस और धैर्य नहीं रखते हो, यू माने तुम, ये सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट सक्सीड सफल नहीं हो सकते, इन ट्रू सेंस सही मायने में, तो यू माने तुम सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट सक्सीड इन ट्रू सेंस, ये दिस पार्ट इज प्रेडिकेट, इस पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मिला, प्रेडिकेट मिला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाक्य का एक अलग भाग है, तो इसको भी हम लोग क्लॉज कहेंगे, लेकिन इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, तुम सही मायने में सफल नहीं हो सकते हो। ये एक पूरा वाक्य है, पूरा अर्थ है, इसके लिए कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, कोई किसी पे निर्भर करने वाला चीज नहीं लगा है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। तो अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज मिल गया, सबऑर्डिनेट भी मिल गया, तो जहाँ पे प्रिंसिपल भी मिल गया, सबऑर्डिनेट भी मिल गया, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, या मिक्स, इसमें कोऑर्डिनेट भी है तो इसको मिक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस और हम लेते हैं, इफ यदि, ही माने वह, कम्स हियर यहाँ आता है, देखिए यहाँ आता है, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, और ही जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, यदि वह यहाँ आता है, तो ये क्या है, एक क्लॉज हो गया, जहाँ सब्जेक्ट मिला, प्रेडिकेट मिला, वाक्य का एक छोटा सा भाग मिला, क्लॉज हो गया। अब ये कैसा क्लॉज है, साफ पता चला, यदि वह यहाँ आता है, यदि वह यहाँ आता है, मतलब अभी आगे भी कोई बात है, वो यदि वह यहाँ आता है तो आखिर क्या, तो ये किसी पर डिपेंड है, तो इसको हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड माने और, एंड जहाँ लगता है जैसे पहली क्लॉज होती है उसी के जैसा एक क्लॉज होता है, और वह उसकी मदद करता है, मतलब यदि वह यहाँ आता है और यदि वह उसकी मदद करता है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ही, और हेल्प अस प्रेडिकेट है, वाक्य का एक भाग है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉज, लेकिन ये उसी सबऑर्डिनेट के जैसा है, जिसे कोऑर्डिनेट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। इस कोऑर्डिनेट ऑफ यानी कि सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट है। तो वी माने हम लोग, विल सक्सीड हम सफल हो जाएंगे, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी और प्रत्येक आदमी खुश हो जाएगा, हम सफल हो जाएंगे,
देखिए ये पूरा अर्थ है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रत्येक आदमी खुश हो जाएगा, इसी के जैसा एक और क्लॉज है, प्रत्येक आदमी सब्जेक्ट हो गया, खुश हो जाएंगे प्रेडिकेट हो गया, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल गया, तो दोनों मिला के क्लॉज बन गया। तो ये प्रिंसिपल के जैसा क्लॉज है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, यानी प्रिंसिपल वाला कोऑर्डिनेट। तो इसमें भी देखिए प्रिंसिपल मिला, सबऑर्डिनेट मिला, कोऑर्डिनेट मिला, तो जहाँ सबऑर्डिनेट आ गया समझ जाएंगे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना है। और चूंकि बहुत ज़्यादा इसमें सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सब मिले हैं, तो इनको हम मिक्स सेंटेंस भी कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंसेज भी कहा जाता है। तो आई होप आप सेंटेंस को समझेंगे। मैं थोड़ा सा 2 टॉपिक और लूँगा जो छोटी छोटी हैं, फिर उसके बाद आगे काम आ जाएंगी जब हम शुरू कर देंगे ग्रामर को प्रॉपर। तो एक होता है वे फ्रेज। क्या होता है? देखिए फ्रेज कुछ है नहीं, ये शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रास्ते पर, ऑन द वे, तो रास्ते पर कुछ शब्दों का एक समूह है, इसका अपना कोई कंप्लीट अर्थ नहीं है, ना इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना इसमें कोई फाइनाइट वर्ब है, सिर्फ ये एक शब्दों का समूह है, जैसा है वैसा ही उसका अर्थ है। जैसे हम कहते हैं सुबह में, इन द मॉर्निंग, तो सुबह में जैसे आई गेट अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैं कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग ये क्या है? शब्दों का एक समूह है, सुबह में, ठीक। ये ऐसे ही इस्तेमाल ही होता है, इसका जैसा शब्द है वैसा ही इसका मीनिंग भी होता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग फ्रेज कहते हैं, ठीक है। एट नाइट, जैसे रात में, एट नाइट, इन द इवनिंग, शाम में, तो ये सब क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। द बॉय वॉज स्लीपिंग, लड़का सो रहा था, कहाँ सो रहा था? इन द क्रेडल, पालने में, तो पालने में शब्दों का एक समूह है, इसका अपना वही अर्थ है जो इसका जो लिखा हुआ है, कोई अलग से इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता है, ये वैसे ही होता है, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है स्विमिंग विदाउट एनी प्रिकॉशंस, बिना किसी पूर्व चेतावनी के तैरना। स्विमिंग माने तैरना, विदाउट एनी प्रिकॉशन, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, ये जो डेंजरस खतरनाक होता है। तो ये पूरा इतना बड़ा जो हमने लिख दिया, स्विमिंग विदाउट एनी प्रिकॉशन, ये केवल शब्दों का एक समूह है, जिसका जो लिखा है वही उसका अर्थ भी है। इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं लगी हुई है, तो इसे हम कहेंगे क्या? फ्रेज। क्या कहेंगे? फ्रेज। ऐसा ही शब्दों का समूह होता है एडियम। एडियम जो लैटिन भाषा के एडियोमा शब्द से बना हुआ है। एडियम जो है लैटिन भाषा के एडियोमा शब्द से बना। एडियोमा का मतलब होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट यानी खुद की प्रॉपर्टी, यानी कि एडियम्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्दों का ग्रुप होता है या फ्रेज होता है जिसमें उनका अपना खुद का एक अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है। यहाँ शब्द से मतलब ही नहीं होता है भाई, उनके अपना प्राइवेट एक अर्थ होता है, उनके अपनी प्राइवेट एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनका खुद का अपना एक अर्थ होता है जो अलग से होता है, जिसे हम समझ भी नहीं सकते हैं, तो उसे हम लोग एडियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रीड बिटवीन द लाइन, यानी लाइन के बीच पढ़ना, लाइन के बीच में पढ़ना नहीं, इसका मतलब है कि गहराई से पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, गहराई या समझ के साथ पढ़ना। तो देखिए लिखा कुछ है, रीड बिटवीन द लाइन, लाइनों के बीच में पढ़ो, लेकिन ये लाइनों के बीच में पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है गहराई के साथ, समझ के साथ पढ़ना। तो जो लिखा है वो अर्थ नहीं होगा, बल्कि उसका एक छिपा हुआ अर्थ होगा। शब्दों का ये भी समूह है, लेकिन इसमें अर्थ बदल जाता है, तो ये एडियम हो जाता है। वही अर्थ होता है तो फ्रेज होता है, लेकिन अर्थ बदल गया एडियम। जैसे बरी, बरी माने दफना, एक्स माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दफना दो, कुल्हाड़ी को दफना दो, ये कोई अर्थ ही नहीं है। इसका अर्थ होता है दुश्मनी भुलाना, दुश्मनी खत्म करना, खत्म करना। हम थोड़ा बहुत इसके अर्थ निकालने की कोशिश कर सकते हैं जब हमको याद हो। जैसे दो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया?
कुल्हाड़ी निकाल लिया एक दूसरे को मारने के लिए। फिर कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि कुल्हाड़ी उल्हाड़ी रखो, फेंको उधर, हम लोग आपस में गले मिल लेते हैं। तो कुल्हाड़ी को दफना दिए, यानी कि दुश्मनी खत्म कर दिए। तो कुछ इस तरह से हम सोचकर अर्थ निकाल सकते हैं। तो देखिए एडियम और फ्रेज में यही अंतर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।